नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मई 2026 के बेहद जटिल और हाई प्रोफाइल ट्रंप शी बीजिंग शिखर सम्मेलन को डीकोड करने जा रहे हैं। हम समझेंगे कि कैसे ये टॉप लेवल की जियोपॉलिटिक्स हमारी ग्लोबल स्टेबिलिटी, सप्लाई चेन्स और भविष्य की तकनीक को सीधे तौर पर तय करने वाली है। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि एक तरफ महाशक्तियों का भारी भरकम व्यापारिक सम्मेलन हो रहा है और दूसरी तरफ मध्य पूर्व का एक भयंकर युद्ध उस पर हावी है? ये कूटनीति और दबाव का एक ऐसा अभूतपूर्व टकराव है जो रातों रात पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस प्रकार है: बीजिंग शिखर सम्मेलन, ईरान युद्ध का प्रभाव, व्यापार और क्रिटिकल मिनरल्स, ताइवान और एआई के फ्लैश पॉइंट्स और अंत में नया शक्ति संतुलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सेक्शन है बीजिंग शिखर सम्मेलन। आइए देखते हैं कि इन महाशक्तियों के टकराव का मंच कैसे तैयार हो रहा है। देखिए, मई के मध्य का ये कूटनीतिक शेड्यूल कोई मामूली बात नहीं है। लगभग 10 सालों में ये पहली बार है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के दौरे पर है। 13 मई को पहुंचने से लेकर 15 मई की वापसी तक हर एक मीटिंग, हर एक वर्किंग लंच बेहद अहम और तनाव से भरा हुआ है। और दिलचस्प बात क्या है, इस ट्रिप पर सिर्फ राजनेता ही नहीं गए हैं। एलन मस्क, टिम कुक और एनवीडिया के जेनसेन हुआंग जैसे टेक वर्ल्ड के दिग्गज भी वहां मौजूद हैं। मतलब ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये बड़े सीईओ अपने व्यापारिक सौदों को सुरक्षित करने और नियमों की अड़चनों को सुलझाने के लिए वहां डेरा डाले हुए हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे इस सेक्शन पर, ईरान युद्ध का प्रभाव और मिडल ईस्ट का क्राइसिस मैनेजमेंट। आपको बता दें कि इसी संकट की वजह से यह समिट मार्च से टलकर मई में हो रही है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, चीन का 60% कच्चा तेल अकेले होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर इस समुद्री रूट पर कोई भी रुकावट आती है तो ईरान के साथ अच्छे रिश्तों के बावजूद ये चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और यहीं से सौदेबाजी और प्रभाव का असली खेल शुरू होता है। अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस समुद्री रास्ते को खुला रखे। वहीं दूसरी तरफ बीजिंग इस मौके का फायदा उठाकर खुद को दुनिया के एक अहम मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना चाहता है। चलिए अब तीसरे विषय की तरफ रुख करते हैं, व्यापार और क्रिटिकल मिनरल्स। ये आज के समय के सबसे बड़े आर्थिक हथियार हैं। दाव कितने ऊंचे हैं इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 145%। जी हां, अक्टूबर 2025 के उस नाजुक ट्रेड एग्रीमेंट से ठीक पहले टैरिफ का यही पीक रेट लागू था। ये कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं है, बल्कि एक पूर्ण पैमाने के आर्थिक युद्ध का प्रतीक है जिसे दोनों देश फिर से शुरू होने से रोकना चाहते हैं। और जब हम क्रिटिकल मिनरल्स या दुर्लभ खनिजों की बात करते हैं तो ये सिर्फ कोई आम धातुएं नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जिन पर चीन का भारी दबदबा है। आपके एडवांस स्मार्टफोन से लेकर अमेरिका की मिसाइल सिस्टम्स को रिचार्ज करने तक सब कुछ इन्हीं पर टिका है। ये अब सिर्फ एक व्यापारिक फायदा नहीं, बल्कि दुनिया को कंट्रोल करने का एक बड़ा टूल बन चुका है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चौथे सेक्शन की, ताइवान और एआई। ये सुरक्षा और तकनीक के वो फ्लैश पॉइंट्स हैं जो भविष्य की दिशा तय करेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का ये बयान अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि ताइवान चीन अमेरिका संबंधों में सबसे बड़ा जोखिम है। बीजिंग ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि अगर अमेरिका दुनिया के किसी भी मुद्दे पर उनका सहयोग चाहता है तो उसे स्वशासित द्वीप पर अपनी नीतियां बदलनी ही होंगी। तो चीन की असल मांगे हैं क्या? वो चाहते हैं कि अमेरिका खुले तौर पर ताइवान की आज़ादी का विरोध करें, भविष्य में उन्हें हथियार बेचना कम करें और उनके साथ अपनी सुरक्षा भागीदारियों में भारी कटौती करे। ये वो रणनीतिक रियायतें हैं जो चीन इस वैश्विक संकट का फायदा उठाकर हासिल करना चाहता है। और इसी बीच ताइवान ने क्या किया है? उन्होंने $25 बिलियन का एक बहुत बड़ा और विशेष रक्षा बजट पास कर दिया है। चूंकि अमेरिकी हथियारों के पैकेज में देरी हो रही है, ताइवान ये साफ संदेश दे रहा है कि वो तेजी से अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है। अब अगर एआई रेस की बात करें तो यहाँ दोनों की रणनीतियां बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ अमेरिका है जो कड़े एक्सपोर्ट रूल्स के जरिए अपनी लीड को और बढ़ाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ चीन है जो सेफ्टी डायलॉग्स के बहाने इन चिप प्रतिबंधों को हटाकर बराबरी पर आना चाहता है। जरा सोचिए, एआई की ताकत हर 4 महीने में 2 गुनी हो रही है, इसलिए ये रेस बहुत मायने रखती है। अंत में बात करते हैं हमारे 5वें सेक्शन की, शक्ति संतुलन। एक पेट्रोस्टैट और एक इलेक्ट्रोस्टैट के बीच की दिलचस्प टक्कर। ये तुलना वाकई कमाल की है। एक तरफ है अमेरिका
जो एक पेट्रोस्टेट के रूप में ग्लोबल ट्रेड में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अपने विशाल तेल और गैस उत्पादन पर निर्भर है। और दूसरी तरफ है चीन, जो एक इलेक्ट्रोस्टेट बन चुका है और जिसने सोलार, विंड और बैटरी तकनीक के ग्लोबल प्रोडक्शन पर पूरी तरह से अपना एक अधिकार जमा लिया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आर्थिक कूटनीति के इस नए दौर में आखिर कौन सी ताकत भविष्य की दुनिया को चलाएगी? क्या ये पेट्रो प्रभुत्व होगा या फिर इलेक्ट्रोटेक नई वैश्विक व्यवस्था को परिभाषित करेगा? इन उच्च स्तरीय